दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो मैं आज का वीडियो ग्लोबलाइजेशन पार्ट 2 लेकर के आया हूं। दोस्तों इसके पहले हमने जो है ग्लोबलाइजेशन से संबंधित उसके प्रमुख बातों की चर्चा किया था। आज मैं बतला रहा हूं कि आखिर ग्लोबलाइजेशन जो आया, वैश्वीकरण जो आया, उसके पीछे कौन सा कारण था। तो कारण पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है इस पर चर्चा कर देना चाहता हूं, आखिर वैश्वीकरण है क्या। तो आपने जो है सुना होगा, एयरटेल का प्रचार करते थे कंपनियां, कहते थे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। यानी कि एयरटेल नेटवर्क ने इतना प्रचार फैलाया कि घर घर में उसका जो है सिम मौजूद हो गया और वो पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया। कैसे? वो व्यापार के माध्यम से उन्होंने सबों का दिल जीता, उन्होंने परिश्रम किया, उन्होंने जो है अपना जो है उत्पाद को बढ़ाया और लोगों तक पहुंचाया। ये वैश्वीकरण कहलाया दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार वैश्वीकरण है क्या कि विश्व के जितने भी देश हैं उन देशों का व्यापार को एकता के सूत्र में बांधना, और जो भी देश है वो खुले रूप में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। उससे क्या होता है, व्यापार का बढ़ावा मिलता है, उसका आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक जो है वो एक विचार जो है वो उसमें क्या होता है, मजबूती होता है, और विश्व के सभी देशों से जो है वो मिलता है और एक दूसरे का आदान प्रदान होता है। चाहे वो विचार हो, आर्थिक हो, या हमारा संस्कृति हो, या जो है हमारा राजनीति हो, सभी का विश्व के देशों का एक दूसरे देश में आदान प्रदान होता है। ये हमारा वैश्वीकरण था। तो अब चलते हैं हम लोग कि वैश्वीकरण आने का क्या कारण हुआ। तो आप जानते होंगे, इतिहास में भी पढ़े होंगे कि सोवियत रूस का विघटन 1991 को हुआ था। जब इसका विघटन हुआ, अर्थात 17 भागों में जो है सोवियत संघ टूट करके अलग अलग इसके देश बने, तो क्या हुआ, उसके बाद में ताकतवर देश के रूप में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका उभरा और बोला कि मैं ताकतवर हूं। जैसे आप देखे होंगे रेसलिंग होता है ना, तो बड़े बड़े आते हैं वहां रेसलर, और अंत में आते हैं द ग्रेट खल्ली, और वो सबको जो है मटिया मेल कर देते हैं, और वो जो है सब पर जो है ताकतवर काबिज होते हैं, वो शक्तिशाली अपने आप को होते हैं, और वो क्या है, बोलते हैं कि मैं ही किंग हूं, मैं शक्तिशाली हूं। तो ठीक इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ के विघटन के बाद कहा कि खबरदार, कोई आगे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं, और वो शक्तिशाली बन करके उभरा, और उसके नेतृत्व में विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का संचालन हुआ। समझ गए क्या हुआ? विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का संचालन संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में हुआ। अब क्या हुआ, आगे चलते हैं हम लोग। 1 जनवरी 1995 की बात है। 1 जनवरी 1995 की बात है। पहले जो है हमारा गेट चल रहा था, ठीक है, GATT जो व्यापारिक संगठन है। अब इसके जगह पर, गैट के जगह पर, है ना, गैट के जगह पर क्या लाया, WTO। अब बोला कि गैट को हटाओ भाई, ये जो है कुछ ऐसा नहीं है। अब लाता है क्या, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया। और WTO ने आर्थिक क्षेत्र में क्या किया, वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण की नीति अपनाते हुए दबाव डाला। बोला कि ये व्यापार संगठन जो है विश्व स्तर पर जो चल रहा है उसमें वैश्वीकरण लाओ, ये क्या, ग्लोबलाइजेशन लाओ, उदारीकरण लाओ, ठीक है ना, उदार बनो और निजीकरण की नीति अपनाओ। ये जो है उन्होंने दबाव डाला। ये प्रमुख कारण था। तो प्रमुख कारणों को हमने देखा कि क्यों ग्लोबलाइजेशन लाया गया, क्या कारण था। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन आ गया दोस्तों, व्यापार निर्बाध गति से चलने लगा, पूंजी, श्रम आदि आदि का जो है सबों ने जो है खुल करके जो है उपयोग किया, कहीं बंधन नहीं। लेकिन वर्तमान समय में यदि आप देखें तो विश्व के सामने एक गंभीर चुनौती आ गई है। ठीक है, क्या आ गया है,
गंभीर चुनौतियां आ गई हैं, और एक चुनौती नहीं कई चुनौतियां हैं विश्व के सभी देशों के सामने। व्यापार को तो बढ़ावा दे दिया, अंधाधुंध फैक्ट्रियां चलाए, एक जगह से दूसरे जगह में मालगाड़ियों से पूरा माल ले गए, पूरा जो है आपने धुआं को फैला दिया, वातावरण नाराज हो गया दोस्तों। तो ये गंभीर चुनौतियां वर्तमान समय में विश्व के सामने जो है वो है सबसे बड़ा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण प्रदूषण, भूमंडलीय तापन, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, आतंकवाद, आणविक हथियार, कुपोषण तथा जनसंख्या में वृद्धि आदि प्रमुख जो है ये कारक हैं जो हमारे विश्व के विभिन्न देशों के लिए जो है ये चुनौती बन करके आया है कि आखिर जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण क्यों हो रहा है, और जो हमारे धरातल पर तापमान बढ़ रहा है उसका क्या कारण है, और प्राकृतिक संसाधन का जो है पूरा दोहन किया जा रहा है, जितना मन हो रहा है बेरोक टोक आतंकवाद तो पूरा फल फूल रहा है दोस्तों। ठीक है, जिधर जाइए उधर जो है भयावह की स्थिति। थोड़ा सा नजर झुकाइए, वो पाकिस्तान के तरफ से जो है आतंकवादी तैयार है, बोलते हैं कि ये कश्मीर हमारा है। ठीक है, थोड़ा सा जो है आप चुक गए तो आतंकवादी घुसता है, उसके लिए मुस्तैद रहना है। तो दूसरे देशों में भी भैया अब आणविक हथियार की होड़ हो गई कि तुम जो है बम बना रहे हो तो मैं परमाणु बम बना रहा हूं, मैं एटम बम बना रहा हूं, मैं न्यूक्लियर बम बना रहा हूं। आने आप 5 मिनट के लिए बना रहे हो पूरी दुनिया को तो मैं सेकंड में बर्बाद कर दूंगा। ये चुनौतियां सामने आ गए कि आखिर इससे कैसे रोका जा, और अंत में जो है कुपोषण भी आ गया है। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि तो दिन दुनी रात चौगनी हो रही है दोस्तों। वर्तमान समय की बातें यदि कहा जाए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं 125 करोड़ देशवासियों मैं सत सत नमन करता हूं, लेकिन यह 125 करोड़ देशवासी अब बढ़ करके 135 के आसपास हो गई है दोस्तों। तो विकराल जनसंख्या हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए एक चुनौती के रूप में उभर करके आया है। तो जलवायु परिवर्तन का एक यदि प्रमुख कारण कहा जाए प्राकृतिक दोहन का, भूमंडलीय तापन का, तो वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रकृति के साथ में हम छेड़छाड़ करते हैं, फलस्वरूप जो है वहां क्या हो जाता है, पर्यावरण में प्रदूषण कर देते हैं, जलवायु प्रदूषित हो जाती है, पेड़ पौधों को काट लेते हैं, जिसके कारण जो है हमारा भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है। और यदि और कुछ नहीं मिला तो हमने आतंकवाद की किया बात, आणविक हथियार की भी बात किया, लोग कुपोषित होते जा रहे हैं और जनसंख्या अपार वृद्धि हो रही है। अभी आप देखेंगे पूरे विश्व स्तर की मैं बात करने जा रहा हूं, आप गौर फरमाएंगे, मैं उदाहरण देने जा रहा हूं। जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है और पर्यावरण प्रदूषण की बातें हो रही है ना, लगभग दोनों समान चीजें, मिलती जुलती उदाहरण। वर्तमान समय में देखें कि विश्व में कोरोना महामारी ने कोई भी देश को अछूता लगभग नहीं छोड़ा, यानी सभी देशों पर कोरोना का अधिकार हो गया, दबदबा हो गया, और कोरोना के भय से लोग जो रोड पर फर्राटे से घूमते थे, खुलेआम घूमते थे, आज घरों में दुबके हुए हैं। ठीक है, कारण है कि आप बाहर जाएंगे कोरोना मार देगा, एक को कोरोना हुआ दूसरे को हो जाएगा। इससे हमारा लगभग अब जो है 1.5 साल के आसपास होने चला अभी, जो सभी को जानते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो वाहन थे उनका चालन बंद हो गया, लोगों का निकलना घर से बंद हो गया, आदि आदि जो मानव के द्वारा जो प्रकृति के साथ में जो है विनाशकारी या प्रकार के जो है दुष्प्रभावी कार्य किए जाते थे, सारे रुक गए। आज देख रहे हैं कि जून का महीना है और जून के महीना में पंक्चुअल टाइम में जो है हमारे यहाँ भारत में जो है मानसून का आगमन हुआ है दोस्तों। जबकि ये कोरोना काल से पहले का देखें आप तो समय पर जो है मानसून नहीं आता था तो कुछ ही क्षेत्रों में, बाकी कुछ क्षेत्र में सुखाड़ की स्थिति हो जाती थी, तो कहीं बाढ़ की स्थिति हो जाती थी। तो ये हमारे सामने चुनौतियां हैं, और इस चुनौती को कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे, ये विश्व के सभी देशों के सामने जो है विकराल पहाड़ के रूप में संकट सामने आ गया है। ठीक है,
और ओजोन परत की, जिसका मैं वीडियो दिया हूं, ये भी एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में है दोस्तों। ठीक है, यहां तक स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब इसके प्रभाव की चर्चा करते हैं। तो वैश्वीकरण जो लाया गया, तो वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है? तो जब भी देखें आप, तो किसी का भी एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक, आने की एक लाभकारी और दूसरा विनाशकारी। ठीक है, तो दो प्रभाव होता है। तो हितकारी प्रभाव को देखते हैं हम लोग कि लाभकारी प्रभाव क्या है। तो लाभकारी प्रभाव ये हुआ कि पूंजीवादी वस्तुओं तथा तकनीक का विश्व स्तर पर स्वतंत्र रूप से क्या हुआ? संचरण हो गया। जो हमारे पास पूंजी इकट्ठा था, जो हमारे पास टेक्निक जो है एक ही जगह जो है सिमट करके था, वो पूरे दुनिया में फैलाने का जो है ये स्वतंत्रता मिली। नंबर 1। नंबर 2, आर्थिक विकास तथा घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में जो है मदद मिली कि हमारे पास जो आर्थिक विकास करना था और घरेलू जो उत्पादन था हमारा, वो हमारे देश के अन्य क्षेत्रों में या विश्व के अन्य देशों में कैसे फैले, ये मौका मिला। इसका उदाहरण यदि आप देखें तो पिछले 3 दशक से चीन का आधिपत्य है आर्थिक प्रगति में दोस्तों। हमारे यहाँ देखते होंगे कि एक से एक रंग बिरंगी जो है लाइटें हैं, है ना? गजब गजब के जो है उन्होंने जो है ऐसे ऐसे जो है विद्युतीय यंत्र को तैयार किया है कि देखते ही बनता है, भले उसका लाइफ कम हो, लेकिन वो जो है देखने में सुंदर और जो है बहुत कारगर। देखते होंगे, अभी देखते होंगे कि मच्छर जो है बहुत भिन भिन आ रहा है, तो उन्होंने एक बैडमिंटन टाइप का जो है बनाया है और उसमें स्विच है, बैटरी लगा है, आप इधर से दबा दें तो सारे मच्छर जल करके नष्ट हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण दिया। इस प्रकार के कई ऐसे ऐसे चीजों को जो है चीन ने बनाया कि एक मिसाल कायम किया और 3 दशक से उन्होंने आर्थिक प्रगति की है। और इसके पीछे यदि वो कारण है तो वो है उसका वैश्वीकरण। ठीक है, कि वैश्वीकरण ने, ग्लोबलाइजेशन ने उसे जो है मौका दिया और विश्व के सभी देशों में ये धूम मचा दिया, अपना जो है प्रोडक्शन किया और सभी देशों में इन्होंने अपने प्रोडक्ट को भेज दिया। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या है हमारा लाभकारी प्रभाव। छोटे उद्योगों को तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विकास करने में यह सहायक हुआ। वो कैसे? कि इससे देशों में व्यापार, परिवहन तथा संचार करने का मौका मिला। निश्चित रूप से जब आपका व्यापार बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ने के बाद क्या, यातायात के लिए रास्ता ढूंढिएगा। क्या रे मेरा व्यापार तो बढ़ रहा है, कहीं जाने के लिए रास्ता बनाओ जी। जब रास्ता बन जाएगा तो अरे गाड़ी से चलो, गाड़ी नहीं है तो जो है रेलगाड़ी से चलो, रेलगाड़ी नहीं तो जो है हवाई जहाज से चलो। तो परिवहन का व्यवस्था और फिर संचार की व्यवस्था। तो संचार, हाँ हेलो दोस्तों, क्या हमारा जो माल जा रहा है उसे उतार लेंगे, उसका पैसा हमारे पास में अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, पैसा डलाया और आपका वहां पर वस्तु जो है, जो माल है वो बिक्री हो गया दोस्तों। तो ये सब चीजों को बढ़ावा मिला। उसके बाद क्या कहते हैं कि मुक्त रूप से व्यापार करने की भी स्वतंत्रता मिली और पूंजी का संचरण जो हुआ वो क्या हुआ, बेरोक टोक हुआ और FDI मात्रा में भी जो है वृद्धि हुई। अब क्या है कि लाभकारी प्रभाव के अंतर्गत यदि देखें तो अल्प विकसित राष्ट्रों के देशों को, ठीक है, जो कम विकसित थे उस राष्ट्र के देशों को अपने यहाँ निर्धनता, बेरोजगारी, कुपोषण तथा अशिक्षा, ये जो फैला हुआ था, इस समस्या से समाधान करने का उसे अवसर प्रदान हुआ। ये ग्लोबलाइजेशन ने किया। तो इस प्रकार से लाभकारी प्रभाव हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तकनीकी प्रगति भी हुई। जिसके पास आधुनिक तकनीक है वो अपना क्षमता को दिखावे और पूरे विश्व स्तर पर विभिन्न देशों में जो है अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है। ठीक है, अभी देखें कि कुरकुरे है, लेज है, आदि आदि ऐसे ऐसे चीज है कि जो भी बच्चे छोटे छोटे हैं वो भी दिमाग में जो है लाते हैं, क्या मुझे वो खाना है, मुझे वो खाना है। इस प्रकार से क्या है कि आप जो है प्रोडक्ट कीजिए और आपका प्रोडक्शन जो है विश्व के विभिन्न देशों में बढ़ेगा। ये लाभकारी प्रभाव हुआ। फिर क्या होगा कि निवेश जो था वो डायरेक्ट रूप में बढ़ा। किसी के बिचौलिए की बात नहीं है। आप एक देश से दूसरे देश को डायरेक्ट बात कीजिए और आप निवेश कीजिए, वहां पर पूंजी लगाइए और अपना जो है उद्योग को बढ़ाइए। ये विदेशी निवेश को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ लाभकारी प्रभाव में यदि देखें तो
इंटरनेट, ईमेल, ई व्यापार, ई शिक्षा, दूरभाष, कंप्यूटर तकनीक जो हमारे यहाँ आया, उस तकनीक उन्होंने एक ऐसी क्रांति ला दी कि घर बैठे जो है हमारा ग्लोबलाइजेशन चलने लगा। घर बैठे सारा जो है हम बटन दबा रहे हैं और सारा काम हमारा चल रहा है। हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है, कितनी गति से जा रही है, कहाँ रुकी है, क्या हो रहा है, हमारा माल कहाँ सप्लाई हो रहा है, वहां किस आदमी से बातें हो रही है, ये सारी बातें जो है हमारे सामने घर बैठे हो रही है। ये हमारा इंटरनेट, ईमेल, ई शिक्षा, ई व्यापार, दूरभाष, कंप्यूटर तकनीक आदि आदि का कमाल है दोस्तों, जो ग्लोबलाइजेशन में जो है क्रांति लाई। अब ग्लोबलाइजेशन का विनाशकारी प्रभाव की चर्चा करता हूं तो विनाशकारी प्रभाव में यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा खतरा विश्व स्तर पर अल्प विकसित देशों का है। अल्प विकसित देशों का कैसे कि अल्प विकसित देशों का यह मानना है कि विकसित राष्ट्र उन्हें गुलाम बनाने का कार्य कर रहा है, पनपने नहीं देता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि समुद्र में बहुत प्रकार की मछलियां हैं, छोटी मछलियां भी स्वतंत्र हैं, बड़ी मछलियां भी स्वतंत्र हैं, लेकिन बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगलने का काम करती है। ठीक इसी प्रकार से यह ग्लोबलाइजेशन के बारे में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को छोटे देशों का यानी अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को यह हानि पहुंचाता है और विकसित राष्ट्र होने के कारण, छोटे देश होने के कारण उन्हें जो है दबाता है। बोला तुमने कितना लगाया, तो आपने जो है लगाया 10,000 लाख लगाया, कहा सैकड़ा हजार, 10,000 जो है आप लाख रुपया लगाए। बोले अरे यार ये तो क्या, मैं लगा देता हूं तेरे बदले में, तुम काम करना। और ये क्या है, ये जो है आपके ऊपर जो है दबाव डालने का काम करता है। कौन, विकसित राष्ट्र। ठीक है, और इस प्रकार से जो है इसे कमजोर बनाता है। अल्प विकसित आप कमजोर बना दिया, इसे जो है पैसा दे दिया। ठीक है, सूद पर जैसे पैसा लगाते हैं तो सूद जो लगाता है वो तो जो है पूरा दबाव दिए हुए है कि हमारा पैसा है बाबू, तुम हमको जो है ये काम कर दो, वो काम कर दो। ठीक है, बोला अच्छा ठीक है, ये पैसा दिया तब काम कर दो, क्योंकि वो उसका दबाव में है और उन्होंने पैसा दिया है काम करने के लिए। तो इसी प्रकार से विकसित देश जो है अविकसित देशों को मदद देता है तो फलस्वरूप उसका फायदा लेता है। बोला अब बोलता है क्या कि तुम्हारे यहाँ जो कच्चे माल है उसको निकालो और हमारे यहाँ भेजो, क्योंकि हमने पैसा दिया है, चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए जो है वो फंसा हुआ प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर लेता है। ठीक है, उदाहरण में मैं देता हूं झारखंड की बातें। हमारे यहाँ खनिज संपदा का अपार भरमार है, लेकिन हम लोग कोयले पर खाना नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो भी जो है कोयला है वो दूसरे जगह चला जाता है। अगल बगल के क्षेत्रों में बनाते होंगे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारे यहाँ नसीब नहीं होता है दोस्तों। अन्य जो है खनिज संसाधन है वो भी जो है हम लोगों को सस्ते दर पर नहीं मिल पाता, कारण कि वो दूसरे देश को चला जाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि हमें प्राप्त होता है लेकिन घुमा फिरा करके। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है क्या है, अल्प विकसित देशों को, ऐसे हमारा हिंदुस्तान विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, लेकिन यहाँ उदाहरण में अल्प विकसित देशों की दे रहा हूं। तो उसका संसाधन को, कच्चे पदार्थों को, कच्चे मालों को दोहन करता है और औद्योगिकरण तथा कृषि संकट भी ला देता है। औद्योगिकरण में भी और कृषि में भी संकट की स्थिति उत्पन्न कर देता है। और वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो सामाजिक तथा आर्थिक विषमताएं आए हुए हैं। आप देखेंगे कि जो गरीब है वो बेचारा गरीब ही है, आजादी के समय से जो गरीब है वो आज भी गरीब ही है। ठीक है, जो जंगलों में रह रहा है, जो अमीर है थोड़ा सा जो है उस समय जो है अच्छा दिमाग लगाया था, आज वो अमीर का अमीर बना हुआ है। ये जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। तो वैश्वीकरण से जो है सामाजिक और आर्थिक विषमताएं पैदा होती है। जब आर्थिक विषमताएं पैदा होती है, क्योंकि अर्थ में विषमता हो जाएगी तो आपके पास गरीबी की स्थिति आ जाएगी। वो विषमता है गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये सब जो है दूर करने के लिए अल्प विकसित देश सोचते रहते हैं। आप शिक्षा की बात आई तो देख लें, गरीब आदमी पढ़ाने के लिए बच्चे को सोचता है कि हम जो है एक सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ावें, एक प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ावें, उसको कपड़ा कैसे दे, आदि आदि की व्यवस्था हम कैसे करें। इतना दूर है तो जाएगा बच्चा हमारा कैसे। लेकिन एक अमीर घर का बच्चा
इस देश का छोड़ दीजिए, वो दूसरे देश में पढ़ने को जाता है। कारण उसके पास में पैसा है, पावर है, शक्ति है, इसलिए जो है वो आदमी और भी ऊपर बढ़ते जाता है। ठीक है, तो धनी व्यक्ति और शक्तिशाली व्यक्ति का आधिपत्य हो जाता है और आम आदमी उससे ऊपर नहीं बढ़ पाता है। ये हमारा हानिकारक प्रभाव है। अब क्या है, आगे हम लोग देखते हैं कि यदि आप देखें तो उसका हस्तक्षेप हर रूप में होता है। किसका? विकसित देशों का। किस पर? अल्प विकसित देशों पर। और क्या करता है, बचत उपायों के मार्ग पर चलने के नाम पर सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं में भी जो है ये कटौती कर देता है। ठीक है, कटौती कर देता है। और आज भी देखें, उदाहरण में आप देखें तो हमारा देश जो विकासशील है, यूएनओ में हमारा अस्थायी सदस्यता को प्राप्त करने का प्रबल हकदार है, प्रबल दावेदार है, लेकिन अभी भी हमें जो है पूर्ण रूपेण कहां वहां जगह नहीं मिल पाता है। तो क्या है कि कुछ बचत उपाय मार्ग अपनाए जाते हैं और वहां तक जाने के लिए आपको रोका जाता है। यही नीति जो है वैश्वीकरण में जो है हानिकारक प्रभाव में है कि सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं में क्या होता है, कटौती कर देता है। तो भारत के संदर्भ में कुछ देखें कि भारत के अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, ये देखते हैं। तो यदि देखा जाए इसका व्यापार को, क्या चीज को, व्यापार को यदि देखा जाए तो व्यापार में इसको काफी जो है बढ़ोतरी हुई है, इसकी भागीदारी काफी बढ़ी है दोस्तों। ये जो है सरप्लस किया है और निर्यात जो है इसका बढ़ करके जो है कितना 2.0 से लेकर के 3.0 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त आय की प्राप्ति हुई है। ठीक है, और यहाँ पर व्यापार की बातें हो गई। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ विश्व व्यापार की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन ना होगा, विश्व व्यापार की बातें हो रही है। उसके बाद वस्त्र उद्योग। ठीक है, क्या चीज का? वस्त्र उद्योग में भी जो है इसको काफी बढ़ावा मिला है दोस्तों, इसमें भी इसे जो है काफी प्रभाव मिला। ठीक है, कहा? विश्व के विभिन्न देशों में। अब आगे चलते हैं हम लोग कि कुछ इसको जो है कमी भी हुई। बाहरी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने कुछ चीजों पर क्या कर लिया है, पेटेंट कर लिया है। कुछ चीजों को पेटेंट कर लिया और बोला नहीं ये हमारा लेवल है, हमने इसको जांच किया, हमने परीक्षण किया, हमने इसे तैयार किया है। तो उसके बाद में जो पेटेंट किया जाता है जिस देश के नाम पर, फिर दूसरा देश उस चीज को तैयार उस नाम से नहीं कर सकता। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने क्या कर लिया है कि भारतीय औषधीय उद्योग को, ठीक है, क्या है कि भारतीय औषधीय उद्योग को जो है क्या कर लिया है, और उसने जो है ये पेटेंट कर लिया है। अब बोला कि अब जो है हमारा अधिकार होगा। उसके बाद क्या है कि कृषि बीजों में भी, ठीक है, कृषि के बीजों में भी जो है ये पेटेंट कर लिया है। और इससे क्या होता है कि भारतीय औषधीय उद्योग और जो है कृषि बीज में भी भारी नुकसान भारत को उठाना पड़ता है। विश्व प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण भारतीय उद्योग पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है, वो हमारा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ठीक है, कारण कि भारत में सस्ता श्रमिक है। श्रम कैसा है हमारा, श्रम हमारा जो है सस्ता है। ठीक है, सस्ता श्रमिक होने के कारण श्रम उद्योग के उत्पाद विकसित देशों की तुलना में क्या होता है, विकसित देशों की तुलना में जो है सस्ता होता है। तो इस प्रकार भारत के साथ में जो है हमारा वैश्वीकरण का प्रभाव यदि देखा जाए तो कुछ खट्टे प्रभाव भी हैं और कुछ मीठे भी प्रभाव है।